पिछले कुछ दिनों से अगर कोई एक मुद्दा जिसने देश और दुनिया के गली मोहल्ले में सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप भी देखो ये बात तो मानते होंगे कि एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा रेवोल्यूशन लेके आ रहा है कि इसने दुनिया में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और रिसेंटली एक सर्वे में भी देखा गया कि 69% कॉलेज ग्रेजुएट्स को ये लगता है कि आने वाले टाइम में एआई उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा या फिर उन्हें कंप्लीटली इररिलेवेंट कर देगा। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का भी मानना है कि आने वाले टाइम में तो भैया जॉब डिसरप्शन होके रहेगा, क्योंकि रोबोट हर एक काम को इंसानों से बेहतर और ज्यादा एफिशिएंटली करने वाले हैं। और एआई की इस टग ऑफ वॉर में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी कूद चुकी हैं और अब ये टग ऑफ वॉर एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अरे आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना होगा, जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज को 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने में कई मंथ्स और इवन ईयर्स लग गए थे, वहीं चैट जीपीटी को यह माइलस्टोन हासिल करने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। इसकी कंपनी ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली $10 बिलियन की फंडिंग दी है और अपने सर्च इंजन बिंग में भी इसको ऐड कर दिया। अब ये न्यूज बाहर आते ही भैया गूगल के कान खड़े हो गए, कोड रेड साउंड कर दिया और इनके पुराने फाउंडर्स वापस आके एक्शन में लग गए। और करें भी क्यों ना, गूगल के जीमेल के फाउंडर पॉल ब्रूशेट को लगता है कि आने वाले टाइम में चैट जीपीटी गूगल के सर्च बिजनेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए 8 फरवरी को गूगल ने अचानक से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। इन्होंने कहा हम भी लेकर आ रहे हैं अपना खुद का चैट बॉट गूगल बार्ड। अबे भैया बार्ड कौन सी चिड़िया का नाम है, ये करने क्या वाला है और एआई वाले टूल्स कैसे काम करते हैं, इनसे आपको कितना खतरा है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस डिटेल्ड वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आगे देखने से पहले लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। We're rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious. ChatGPT, I think, has illustrated to people just how advanced AI has become. And there are much more advanced versions of that are coming out. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. अच्छा, और डिटेल में जाने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि ये चैट बॉट्स आखिर हैं क्या। देखो, चैट बॉट्स असली में एक लैंग्वेज मॉडल है जो हमारी दी हुई इनपुट से हमारी लैंग्वेज को समझ के हमें वापस उसी लैंग्वेज में जवाब देता है। इन चैट बॉट्स को वेब पर अवेलेबल ओपन डेटा के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। हजारों लाखों पैरामीटर्स के जरिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ये चैट बॉट्स हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी को देखें तो ये लगभग 175 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है और ये चैट बॉट्स बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद न्यूरल नेटवर्क की तरह फंक्शन करता है। लेकिन चैट बॉट्स अपने आप में कोई नई चीज थोड़ी है, ये तो काफी पहले से बनती आ रही है। इवन आजकल तो आप कंपनीज के चैट बॉट से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हो। तो ये चैट जीपीटी वाले चैट बॉट को लेके इतना हल्ला क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों पागल हो रही है? वेल, इसका जवाब है जनरेटिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब है कि डेटा पर ट्रेंड होने के बाद ये आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर एआई के थ्रू ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके देता है। इसके जरिए ये चैट बॉट्स वो तमाम क्रिएटिव वर्क्स जैसे कि एसेज, स्टोरीज, पोएम्स, वीडियो के स्क्रिप्ट और यहां तक कि प्रोग्रामिंग के कोड्स भी जनरेट कर सकता है। नॉर्मल चैट बॉट आपको सिंपल कुछ 4-5 सवालों के जवाब देगा, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये चैट बॉट ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब इसका एक फैसेट होता है प्री ट्रेनिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर इन लैंग्वेज मॉडल्स को मास लेवल पर वर्ड्स और फ्रेजेस फीड किए जाते हैं। एक वर्ड को डिटेक्ट करके अलग अलग सीक्वेंसेस में नेक्स्ट वर्ड्स और उसके फ्रेजेस को ये सिस्टम प्रेडिक्ट कर सकता है। अब ये तो हमने बात कर ली लैंग्वेज मॉडल्स, लेकिन एआई से सिर्फ लिखवाओगे क्या? अरे बहुत सारे काम होते हैं भाई। एआई के थ्रू आजकल लोग आर्ट पीसेस तक बना रहे हैं और इसके लिए ओपन एआई वाली कंपनी का ही एक दूसरा टूल है DALL-E। इसमें अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे ना तो आपको उसके ऊपर इमेज जनरेट करके दे देगा। और एक ऐसा ही और टूल है मिड जर्नी, जिसके थ्रू एक ट्विटर यूजर माधव कोहली ने हिंदू गॉड्स,
एंशिएंट भारत के रूलर्स और जाने कितने तमाम तरह की पिक्चर्स जनरेट करी हैं। ये पिक्चर्स काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और देखने में बड़ी कूल लगती हैं। और अब इस तरह की आर्ट डेवलप करने के लिए हजारों टूल्स बन चुके हैं, जैस्पर AI, स्टारी AI, ड्रीम बाय वॉम्बो, नाइट कैफे, डीप AI, बिग स्लीप, फोटोसोनिक, आर्ट ब्रीडर, पिक्सरे। भैया सांस खत्म हो जाएगी लेकिन इसके नाम नहीं खत्म होंगे। और इतने सारे AI इमेज जनरेशन टूल्स अवेलेबल हैं जो एक से एक बढ़िया इमेजेस आपको जनरेट करके दे रहे हैं। आप एक गंदा सा स्केच भी बना दो, उसको भी एक ब्यूटीफुल आर्ट में कन्वर्ट करने के टूल्स आ चुके हैं। एनवीडिया कैनवस पर तो आप बस ब्रश के स्ट्रोक बनाओ, उससे बादल, नदी, पहाड़, पेड़ सब बन जाते हैं। इवन गूगल खुद भी ऐसे टूल्स पर रिसर्च कर रहा है जिसके प्रोजेक्ट्स का नाम है पार्टी और इमेजिन। अब ये इमेजेस जनरेट कैसे होती हैं? वेल, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर यानी NST। ये सिस्टम इनपुट इमेजेस के स्टाइल को समझ के इमेजेस क्रिएट करती है, लेकिन पूरी तरह से नई इमेज क्रिएट नहीं कर पाती, बल्कि एग्जिस्टिंग पिक्चर को ही यूज करती है और उसमें एक फिल्टर की तरह उसका एक नया वर्जन बना देती है। लेकिन दूसरा सिस्टम होता है GAN यानी जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जो एकदम ऑथेंटिक इमेज क्रिएट कर सकती है। ये सिस्टम बेसिकली आपके टेक्स्ट वाले इनपुट को समझ के उस पर डायरेक्ट एक इमेज क्रिएट कर देता है। AI से इमेज जनरेट करने के लिए भी इसको एक लार्ज डेटा सेट ऑफ इमेजेस, पेंटिंग, आर्ट वर्क वगैरह पे ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के इनपुट के कॉन्टेक्स्ट को समझ के वैसी ही इमेज जनरेट कर पाता है। और कहीं ना कहीं AI के इजीली अवेलेबल एबिलिटीज इन्हें आम लोगों में आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर बना रही हैं। तभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वासेपुर की तरह AI के फील्ड में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट में देखें तो गूगल 91% से ज्यादा शेयर रखता है, यानी अकेला मालिक है इसमें। और गूगल पर हर दिन 8 मिलियन से ज्यादा सर्चेस होते हैं और गूगल की वैल्यूएशन भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। सिंपल शब्दों में कहें तो काफी फैला हुआ बिजनेस है। अब ये कल के चैट GPT जैसे टूल से इनको क्या हेडेक होने लगी? वेल, इसका रीजन है कि भाई चैट GPT को माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग है। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट GPT की कंपनी OpenAI में $10 बिलियन लगाए हैं और इस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के 75% प्रॉफिट और 49% स्टेक्स एक्वायर करने की बात भी कही है। और चैट GPT वाली फील्ड में गूगल की ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है, ना ही मार्केट में ज्यादा नाम है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इसको अपने सर्च इंजन बिंग में ऐड कर दिया है और इसीलिए गूगल का डर काफी जस्टिफाइड है। और गूगल के लिए एक डर का माहौल इसलिए भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि गूगल का 71% रेवेन्यू उनके सर्च बिजनेस से आता है और माइक्रोसॉफ्ट इस फील्ड में 2019 से स्टेप्स ले रहा है। उसने उस साल में भी OpenAI में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और अब फिर से इसने 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और ये देख के गूगल की भैया नींदें उड़ गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गूगल ने अपनी AI जर्नी 2016 में ही शुरू कर दी थी। जब सुंदर पिचाई CEO बने तो उन्होंने कहा था कि गूगल विल बी एन AI फर्स्ट कंपनी। लेकिन इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करने के बाद भी वो रेस में इतना पीछे कैसे रह गए? वेल, इसका एक बड़ा रीजन है बैड PR। कोई एक बड़ी कंपनी जब कोई बड़ा काम करती है तो उस पर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसकी वजह से किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। अरे रिसेंटली देख लो, अभी बार्ड का अनाउंसमेंट गूगल ने किया था, वहां पर बार्ड ने गलती से एक क्वेश्चन का जवाब गलत कर दिया। इसके बाद गूगल के शेयर्स नीचे गिरने लगे, गूगल को $100 बिलियन का लॉस हुआ। इसीलिए गूगल जैसी कोई भी बड़ी पब्लिक कंपनी AI जैसे फील्ड में किसी बड़े स्टेप को पब्लिक करने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन OpenAI तो छोटी सी कंपनी है, पैसे उसने माइक्रोसॉफ्ट से उठाए, अपना टूल मार्केट में निकाल दिया और अब उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल चुका है। और वहीं गूगल का इतिहास देखें तो भैया इनकी हालत है दूध का जला, छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाली। 5 साल पहले गूगल ने लॉन्च किया था डुप्लेक्स। ये भी एक AI बेस्ड वॉइस बॉट था जो रेस्टोरेंट वगैरह में कॉल करता था, आपके लिए सीट बुक कर सकता था और ये एकदम ह्यूमन वॉइस को मिमिक करता था। इनफैक्ट कुछ पॉजेस भी लेता था बात करते टाइम, जिससे रेस्टोरेंट वालों को पता ना चले कि वो बॉट से बात कर रहे हैं या इंसान से। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ तो इसके ऊपर खूब एथिकल सवाल उठे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये बहुत क्रीपी और हॉरिफाइंग है क्योंकि एक चैट बॉट इंसानों को फूल करने की कोशिश कर रहा है, इंसान बन के बात कर रहा है। दिस कैन बी डेंजरस। 2018 में फिर क्या हुआ, गूगल ने पेंटागन के साथ काम करा, इनके ड्रोन के टारगेट को और प्रिसाइज करने में हेल्प करी, तो फिर से बैकलैश हो गया। इसके बाद गूगल को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा और AI प्रिंसिपल्स के नाम से एक पूरा डॉक्यूमेंट लिखना पड़ा। इस टाइम पे बात चल रही थी कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैं ये डार्कर स्किन्स को अच्छे से डिटेक्ट नहीं करते। गूगल ने सोचा इसमें कुछ काम कर लेते हैं, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर हायर करे। इन्होंने कहा कि डार्कर स्किन टोन वाले लोगों का फेशियल डेटा लेकर आओ ताकि हमारा पिक्सल फोन अच्छे से काम करे। अब उन
उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, वो $5 का गिफ्ट कार्ड लेके पहुंच गए यूएस में होमलेस लोगों के पास उनका फेशियल डेटा लेने, क्योंकि ये लोग $5 लेके अपना फेशियल डेटा लेने को आसानी से तैयार हो जाते थे और मोस्टली ये लोग डार्कर स्किन टोन के भी थे। जब ये न्यूज मार्केट में निकली तो इस पर भी गूगल को बहुत बैकलैश मिली। फिर आया 2020। इस टाइम पे एआई में काम करने वाले इंजीनियर और गूगल के अंदर एथिकल एआई यूनिट के लीड टिमिड गैब्रियू और मार्गरेट मिचेल, इन सारे लोगों ने कंपनी छोड़ दी। इंजीनियर को तो कंपनी से निकाला गया था क्योंकि इसने कहा कि गूगल का एआई सेंटिएंट हो गया है, वो ह्यूमंस की तरह सोच रहा है, दिस कैन बी डेंजरस। और एथिकल एआई वाली टीम ने तो कंपनी छोड़ने से पहले एक पेपर लिख के कहा कि गूगल का एआई बहुत बायस्ड है। इन सारे बैकलैश के बाद गूगल इस एआई वॉर में थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन एक जगह वो आगे है और वो है प्रोसेसर वॉर, जो कि इस एआई डोमिनेशन में बड़ी यूजफुल होने वाली है। देखो, गूगल ने अपनी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू डेवलप करी है, जो स्पेसिफिकली एआई प्रोसेसिंग के लिए बनी है। नॉर्मली एआई में यूज होने वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और बाकी इंटेंसिव टास्क के लिए जीपीयू यूज होता है। अरे वही जीपीयू जिसकी मदद से आप गेम खेलते हो या वीडियो एडिट कर सकते हो। लेकिन गूगल का जो टीपीयू है वो स्पेसिफिकली एआई वाले टास्क के लिए बना है, इसीलिए और ज्यादा एफिशिएंट है। और ये एआई की डोमिनेंस में जीपीयू वर्सेस टीपीयू की वॉर होने वाली है, जिसमें गूगल को एक क्लियर एडवांटेज है। लेकिन इस पूरी एआई वाली दुनिया में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एआई की फील्ड में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ना फॉलो करने के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है बायसनेस की। अल्टीमेटली ये जो एआई टूल्स हैं, इनको एक डेटा सेट पर ही तो ट्रेन किया जा रहा है। उसके ऊपर से एआई को चलाने वाली कंपनीज भी अपने हिसाब से इसमें रूल लगा सकती हैं, इसको सेंसर कर सकती हैं, और इसकी वजह से रिजल्ट्स काफी बायस्ड मिल सकते हैं। अगर आपका डेटा सेट ही बायस्ड है या लिमिटेड है तो आपके रिस्पॉन्सेज भी तो लिमिटेड आएंगे ना। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो चैट जीपीटी के रिप्लाईज देख लो, ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर काफी ज्यादा बायस्ड रिप्लाई देता है। बाइडेन के ऊपर तारीफ करते हुए पोएम लिख देगा, लेकिन ट्रम्प के लिए करने से मना कर देगा। और ऐसे बायसनेस के एग्जांपल लोग काफी फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। देखो, ये इमेज जनरेशन टूल जो हैं वो डेटा सेट पर ही तो ट्रेन होकर कुछ जनरेट करते हैं, और वैसे ही हमारे ह्यूमन का माइंड भी ऐसे ही काम करता है। हम लोग भी 3-4 चीजें देखते हैं, कुछ इंस्पायर होते हैं, फिर नया कुछ बना के कहते हैं हमने ओरिजिनली बनाया है। एआई भी ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन एआई के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इन्हें आर्टिस्ट के ही डेटा सेट पर ट्रेन किया जा रहा है, उन्हीं सेम आर्टिस्ट को इररेलेवेंट बनाने के लिए, और इसलिए यहां पर एथिकल और लीगल क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। लोग कंपनीज पर केस कर रहे हैं कि बिना लाइसेंस या क्रेडिट लिए आप कॉपीराइटेड डेटा के थ्रू अपने एआई मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम है डीप फेक्स की। ये कुछ वीडियोस देखो। said, no, Mr. Gorbachev, I'm not. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. At least in contemporary terms, it is not. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. ये सारी बातें टॉम क्रूज, मॉर्गन फ्रीमैन या ओबामा ने कभी बोली ही नहीं है। इन सबको एआई का यूज करके बनाया गया है। डीप फेक्स की मदद से किसी की भी बॉडी पर किसी का भी फेस लगा के कोई भी वॉइस निकलवाई जा सकती है और लिप सिंकिंग भी की जा सकती है। यानी आप किसी भी इंसान से वीडियो पर कुछ भी बुलवा सकते हो, और इससे स्कैम बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो रोगन और एंड्री हुबरमैन नाम के बड़े बड़े 2 पॉडकास्टर यूएस में हैं, और इन दोनों की किसी ने क्लिप बनाकर इनके मुंह से एक स्कैमी प्रोडक्ट को प्रमोट करवा दिया, और ये बातें इन लोगों ने कभी बोली ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ डीप फेक था। और डीप फेक की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पॉर्न से रिलेटेड। डीप ट्रांस नाम की एक फर्म ने बताया कि 15,000 डीप फेक वीडियोस जो उन्होंने स्टडी करे, उसमें 96% पॉर्नोग्राफिक थे। सोच के देखो यार, कल के दिन कोई सीसीटीवी फुटेज में आपको डीप फेक करके आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है। वर्ल्ड लीडर्स के डीप फेक फुटेजेस बना के ऐसे स्टेटमेंट निकलवा सकता है जिससे कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाए, या फिर आम लोगों के डीप फेक बना के उनको ब्लैकमेल करना भी शुरू कर सकता है। देखो, इन सब प्रॉब्लम्स पर सोचने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सिंपल सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, एआई में आप प्रॉब्लम कितनी भी निकाल लो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एआई इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ी थी कि एआई के फील्ड में 3 तरह के लोग होंगे, डिनायर, डेवलपर एंड डिप्लॉयर्स। डिनायर्स वो हैं जो एआई को नेग्लेक्ट करेंगे और इवेंचुअली एआई इन्हें इररेलेवेंट कर देगा। डेवलपर वो हैं जो एआई को क्रिएट करेंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे। लेकिन तीसरे हैं डिप्लॉयर्स,
जो एआई को यूज करना सीखेंगे और अपनी लाइफ और काम को आसान बनाएंगे। देखो, आप डिनायर मत बनना। डेवलपर अगर बन सकते हो तो बन जाओ, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप डिप्लॉयर जरूर बन सकते हो। एआई धीरे धीरे से ना बेसिक कामों को ऑटोमेट कर देगा, जैसे कि बेसिक कॉपी राइटिंग, बेसिक कोडिंग, बेसिक आर्ट क्रिएशन। तो इन सब कामों के लिए इसे यूज करना सीखना शुरू करो और अपनी लाइफ को आसान बनाओ। और आपकी जो भी फील्ड है उसमें थोड़ा स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी में जाने की कोशिश करो, क्योंकि एआई के थ्रू बेसिक काम सारी फील्ड के पॉसिबल। लेकिन आप अगर अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाओ तो एआई के थ्रू आपको रिप्लेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा एआई वाले टूल्स के बारे में अपडेटेड रहा करो, जैसे कि Descript एक ऐसा टूल है जो वीडियो एडिटिंग को एकदम टेक्स्ट एडिटिंग जैसा बना देता है। DALL-E की तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक वॉइस के लिए टूल है Wall-E, जहां पर कोई भी साउंड मिमिक कर सकता है। Nvidia का एक टूल है Maxine, जिसके थ्रू आप वीडियो मीटिंग में चाहे आप किधर भी देखो, आपकी आंखें हमेशा ऐसी लगेंगी कि आप कैमरे को देख रहे हो। और एआई के फील्ड में इतने फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं कि दिन के 2 नए टूल निकल के आते हैं। तो थोड़ा ट्विटर वगैरह पे काम के अकाउंट को फॉलो कर लो, इससे अपडेटेड रहो और ऐसे टूल्स के फर्स्ट यूजर बन के उसका एक्सपीरियंस गेन करो। इससे आप थोड़ा दोस्तों में भी कूल लगोगे और प्रोफेशनली भी आप इररिलेवेंट होने से बच सकोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ यार ये वीडियो। एआई के बारे में आपके जो भी थॉट्स है कॉमेंट में बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ।